देखिए, बहुत ज़्यादा आज पढ़ाने का आज भी मूड था नहीं, छुट्टी का ही मूड था। सोचे थोड़ा और 1-2 दिन रेस्ट करें, उसके प्रॉपर ठीक होके पढ़ाएँगे। बट जितना हो सकेगा पढ़ाएँगे, नहीं तो पूरा ही पढ़ा के ख़त्म करेंगे। हुँ, तो जाफ़र भैया आपके गए अपने ससुराल और आ गया कौन? कासिम जी, मीर कासिम। टाइम पीरियड इनका 1760 से लेके 1763। वजह क्या थी नवाब बनने की, अभी बताया गया। अब यहाँ पे देखिए कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है। अब मीर कासिम भी नवाब बना तो किसकी बदौलत बना? ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज़ों की बदौलत। तो जब अंग्रेज़ों ने बनाया, इसका मतलब इससे भी फ़ायदा ही उठाएंगे। तो इनका जो इंटरफेरेंस था, हस्तक्षेप की जो नीति थी, ये जारी रहती है। मीर कासिम के काम में भी ये टांग अड़ाते रहते हैं, बट मीर कासिम थोड़ा सा अब देखा उसने कि हाँ, कैसे मेरे ससुर जी और पीछे के नवाबों के साथ इन लोगों ने तीन पाँच किया है, मेरे साथ भी करेंगे ही करेंगे। तो दूरदर्शिता इसके अंदर पहले से थोड़ा थी, इसीलिए इसने नवाब बनते ही क्या किया, अपनी राजधानी को शिफ्ट करने का फैसला किया, ताकि कंपनी उसमें हस्तक्षेप न कर पाए। और उसने अपनी राजधानी, मुर्शिदाबाद में थी पहले इन लोगों की राजधानी, मुर्शिदाबाद से उसने राजधानी कहाँ शिफ्ट कर ली? पटना। उस टाइम पटना भी बिहार भी बंगाल का हिस्सा था। इस तरीके से उसने पटना में अपनी राजधानी ट्रांसफ़र कर ली। लेकिन फिर भी कंपनी के ज़िद्दी अधिकारी, जिनका एक सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी था उनके अंदर कि हाँ, हम ही सबसे बड़े हैं, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कह लीजिए, तो वो हस्तक्षेप करते रहे। पर्टिकुलरली जो पटना का चीफ फैक्टर था, जिसका नाम था विलियम एलिस, ये बहुत हस्तक्षेप करने लगा। क्योंकि कम जो है राजधानी पटना चली गई, तो विलियम एलिस जो है आके हस्तक्षेप करने लगा। लाइव तो ठीक है, बंगाल में बैठा था, कलकत्ता में। चीफ फैक्टर का मतलब क्या है? जो उस पूरी फैक्ट्री का मुखिया है, उस पूरे व्यापारिक केंद्र का जो मुखिया होता है, वो होता है चीफ फैक्टर। तो विलियम एलिस जो है चीफ फैक्टर था, और ये भी जो है वैसे ही लगातार हस्तक्षेप करता रहा। फिर भी अब मीर कासिम ने इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज किया कि अब पटना शिफ्ट कर दिए हैं तो ऐसे ही काम चलेगा। दिक्कत तब ज़्यादा बढ़ी जब मीर जाफ़र के वक्त का जो काम था वो दोबारा शुरू हो गया। मीर जाफ़र के वक्त एक चीज़ हो रही थी, आपको याद होगा। एक शख्स था, नाम था राजा राम नारायण। राम नारायण, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत भी याद हो, तो आपको याद होगा कि वो कैसे टैक्स की चोरी करता था, पैसे नहीं देता था। जो नवाब का हक है, जो टैक्स शाही जो है खजाने में जाना चाहिए, ये नारायण उसको देता नहीं था। बोलता था कि नहीं, फसल नहीं उग रही, तो सूखा पड़ गया है, तो जमींदार पैसे नहीं दे रहे हैं, बड़ी तंगी है, मंदा है, ये है वो है। ऊपर से कंपनी वाले सपोर्ट करते थे इसको, क्योंकि कंपनी वाले खुद अंदर से माल खाते रहते थे। और मीर जाफर ने, याद है, अकाउंट भी मांगा। इसके पहले के नवाबों ने बहुत सारी कोशिशें की, ये अकाउंट भी नहीं देता था, जिस पे लेखा जोखा पूरा लिखा जाता था वो भी नहीं देता था। मीर कासिम ने इसको सुधारने की कोशिश की कि देखो भैया, पैसे से ही सारा साम्राज्य चलता है, बिना पैसे के ना हम अपना काम कर पाएंगे, न जनता की सेवा कर पाएंगे। तो अपना फर्ज निभाओ, घपला मत करो, करप्शन मत करो। इसलिए मीर कासिम ने राजा राम नारायण को मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे। ठीक है, मतलब चिट्ठी भेजी या मैसेंजर भेजा, बट तब भी वो नहीं माना। अब जब नहीं माना तो मीर कासिम ने हमला करने का फैसला किया। मीर कासिम ने अपनी सेना तैयार की, सेना तैयार करके भेज दी राजा राम नारायण के पास।
राजा राम नारायण को पता था कि वो कुछ कर नहीं पाएगा, और यही हुआ भी। कुछ ही पल में वो चित हो गया, लेकिन मारा नहीं गया। हारते ही वो भाग पहुंचा अंग्रेजों की गोद में। और वो गोद कहाँ थी आपकी? फोर्ट विलियम की, यानी कि कलकत्ता। मीर कासिम अभी भी पीछे हटने वाला नहीं था। मीर कासिम ने तुरंत फोर्ट विलियम में मैसेज भेजा कि देखो, राजा राम को हमारे हवाले कर दो, वो हमारा दोषी है और उसको सजा मिलना उसका हक है, उसकी किस्मत है, क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा कर रहा है वो। और अगर हैंडओवर तुम लोग नहीं करोगे तो फिर हम लोग भी हमले के लिए तैयार हैं। तो फाइनली राजा राम नारायण ने समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया, और मीर कासिम उसको जेल में डाल देता है। और साथ ही साथ राजा राम नारायण जहाँ रहता था वो था आपका पटना का किला, फोर्ट ऑफ पटना। मीर कासिम ने इसको भी अपने कब्जे में ले लिया। तो इसका इशू तो सॉल्व हो गया, लेकिन अभी भी कंपनी वाले पीछे से जो है पीठ पे मार रहे थे हल्का हल्का इसको। कॉन्फ्लिक्ट का खतरा अभी भी लगातार बना हुआ था। कंपनी और मीर कासिम जो है आपस में जद्दोजहद में लगे हुए थे। मीर कासिम को लगा कि अब फिर से अब संभालना इन लोगों को मुश्किल हो रहा है, तो मीर कासिम ने फिर से राजधानी को शिफ्ट करने का फैसला किया। पहले राजधानी मुर्शिदाबाद से पटना की थी, अब ये पटना से राजधानी को लेके जाते हैं मुंगेर। ठीक है, MONGHYR, मुंगेर। और मुंगेर जाते ही, ये थोड़ा और दूरी पे हो गया, मुंगेर जाते ही उसने सोचा कि अब फिर से कुछ ऐसा वक्त आएगा, कुछ साल बाद फिर से हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसलिए उससे बचने के लिए हम पहले से ही सारी अब तैयारी करेंगे। मुंगेर पहुंचते उसने सारी प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया कि अगर युद्ध हुआ तो क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, कैसे की जा सकती हैं, कैसे अपने आप को मजबूत किया जा सकता है। पूरा एक युद्ध की रणनीति उसने मुंगेर में बैठे बैठे बनानी शुरू कर दी। किसने? मीर कासिम ने। क्या क्या काम किया उसने? सबसे पहले उसने जो दीवानी, जो सिस्टम था, रेवेन्यू जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको सही किया ताकि पैसे अच्छे से आएँ, क्योंकि बिना पैसे के युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। सारी चीज़ें उसने सही की, सारे ज़मींदारों की जिम्मेदारियां सही करवाईं, और जो टैक्स था उस टैक्स को भी उसने कुछ हद तक बढ़ाया। कुछ हद तक क्या, लगभग 50% तक उसने बढ़ा दिया। ठीक है। दूसरी चीज़ उसने क्या की, मुंगेर में ढेर सारी गन फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की, बंदूक के कारखाने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बंदूक बनाई जा सके, वो भी नॉर्मल नहीं बल्कि जैसे यूरोप में बंदूकें बनती थीं, हथियार बनते थे, उस तरीके से यूरोपियन लाइन्स पे उसने हथियार तैयार कराने शुरू कर दिए। और सोने पे सुहागा उसने एक और काम से किया। उसने अपनी आर्मी को लीड करवाने के लिए, अपनी आर्मी को ट्रेन करवाने के लिए यूरोप से दो लोगों को बुलाया। एक बंदा जो था वो जर्मनी से आया था, जिसका नाम था वॉल्टर एन है ये, ठीक है, रेनहार्ट। और एक बंदा था वो आया था अर्मेनिया से, इसका नाम था खोजा ग्रेगोरी। इन दोनों को क्यों बुलाया गया था? दोनों यूरोप से थे, दोनों माहिर थे। तो इसने बुलाया इन दोनों को ताकि ये मीर कासिम की सेना को ट्रेन करें। और ट्रेनिंग के लिए मीर कासिम ने क्या किया, वॉल्टर रेनहार्ट को बना दिया कमांडर इन चीफ, और खोजा ग्रेगोरी को उसने जो है जनरल ट्रेनिंग के लिए रखा। लेकिन इसमें एक चीज़ ये थी, फैक्चुअल हो सकता है, यूपीएससी में तो कम चांस है, छोटे मोटे एग्जाम में हो सकता है पूछते। इन दोनों का नाम इंग्लिश है, यूरोप से आए। भारत में आने के बाद इनके नाम को भी भारतीय कर दिया गया था,
और वॉल्टर रिनहार्ट को जो नाम दिया गया था वो नाम पड़ा सुमरू। ठीक है, या फिर सोमब्री भी बोला जाता है। और खोजा ग्रेगोरी को जो नाम दिया गया वो था गुरगीन खान। तो ये सारी तैयारी इसने मीर कासिम ने करनी शुरू कर दी। अब अंग्रेज भी आंख बंद करके बैठे नहीं थे। अंग्रेजों को कहीं से भनक लग गई कि मीर कासिम मुंगेर में बैठे बैठे ये सारी प्रिपरेशन कर रहा है, यूरोप से उसने ये 2 लोग बुलाए हैं, अपनी सेना को ट्रेनिंग दिलवा रहा है, हथियार बनवा रहा है, फैक्ट्री बनाई है, कई सारी चीजें जो जो थी सब पता चल गया। ये सुनते ही, ये मतलब चीजें कंफर्म होते ही कंपनी आंख बबूला हो गई, एकदम क्रूएल हो गई, निर्दयी हो गई। इससे पहले जितना नाश कर रही थी, अब ये विनाश करना शुरू कर दी, सत्यानाश कर दी हर चीज का। मतलब जितना करप्शन कर रही थी, करप्शन बढ़ा दिया उसने। जो ज्यादती जुल्म कर रही थी लोगों पे, उसको कंपनी ने बढ़ा दिया। नवाब ने तुरंत मैसेज भेजा ईस्ट इंडिया कंपनी को फोर्ट विलियम में कि देखो जो कुछ कर रहे हो सही नहीं है, हमने तो अटैक किया नहीं, तो तुम लोग ये जो क्रुएलिटी अपनी कर रहे हो ना, इस क्रुएलिटी को अभी के अभी तुम लोग बंद करो। तो नवाब ने मैसेज भेजा कि जो तुम लोग ये क्रुएलिटी और जुल्म जो कर रहे हो उसको अभी के अभी बंद कर दो। हम कोई अटैक वटैक तो कर नहीं रहे, तुम लोग फालतू में तमाशा खड़ा कर रहे हो। लेकिन कंपनी सुन नहीं रही थी। नवाब ने भी खुल के जो है फरमान जारी कर दिया अपने लोगों को कि अगर कंपनी तुम लोगों के साथ मिसबिहेव करे, बदतमीजी करे, जुल्म करे, कोई भी ऑफिसर हो, कोई छोटा अधिकारी हो, बड़ा अधिकारी हो, अगर कोई भी मिसबिहेव करे, जुल्म करे, तुरंत उसको अरेस्ट करो। और ये भी नवाब ने बोला कि उस हर चीज को चेक करो जो कंपनी के व्यापार से रिलेटेड है, ताकि कहीं पे भी करप्शन का कोई चांस ना हो। जो दस्तक के नाम पे कंपनी फ्री में, मुफ्त में उड़ा रही थी, व्यापार कर रही थी पूरा, उसको भी चेक करने के लिए नवाब ने ऑर्डर दे दिया कि कहीं से किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ना हो। मीर कासिम को जो रिपोर्ट मिली वो अभी भी चौंकाने वाली थी। कंपनी अभी भी उसी तरीके से काम कर रही थी और दस्तक का मिसयूज भी वैसे ही कर रही थी। जो नए हैं वो सुन लें, दस्तक एक तरीके का पास है जो मुफ्त व्यापार के लिए मान लीजिए था। चुंगी टैक्स वैक्स जो होता था उससे बच जाते थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बचती रहती थी। मीर कासिम को पता चला कि अभी भी ये लोग दस्तक का मिसयूज कर रहे हैं, बंगाल से बाहर भी कर रहे हैं, अपने निजी व्यापार में भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और जो है राज्य को राजस्व देने से बच रहे हैं। अब मीर कासिम के दिमाग में एक भयंकर आइडिया आया। बात थी आपके दिसंबर 1762 की, जब एकदम पानी सर से ऊपर चला गया। मीर कासिम ने कहा कि जो जड़ है उसी को खत्म कर देते हैं। मीर कासिम ने कहा कि हमारे राज्य के अंदर जितने भी तरीके की इंटरनल ट्रेड ड्यूटी थी वो सारी आज से खत्म। अब इस बात को यहाँ पे समझिए, जो आपका दस्तक था, ये है आपका बंगाल, ठीक है। दस्तक किस लिए था कि आप बंगाल में कहीं से कहीं व्यापार करिए, ऐसे करिए, यहाँ करिए, वहाँ करिए, ये वो, एक जिले से दूसरे जिले में जाइए, कोई चुंगी, कोई टैक्स, कुछ नहीं, बिंदास व्यापार करिए। हाँ, बाहर जाएंगे बंगाल से दूसरे राज्य में तो वो तो वहाँ का नवाब जानेगा। तो दस्तक इसीलिए था, ये अंदर का पूरा फ्री। अब इसी का मिसयूज कर रहे थे कंपनी वाले, क्योंकि दस्तक सिर्फ कंपनी को दिया गया था, कंपनी में काम करने वालों को नहीं दिया गया था। लेकिन ये लोग इसका गलत इस्तेमाल कैसे कर रहे थे? कंपनी तो कर ही रही थी, वहां पे अपने व्यापार भी करते थे, जो वर्कर होते थे, जो कर्मचारी होते थे। तो एक तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। मीर कासिम ने बोला कि आज से जितना भी इंटरनल ट्रेड ड्यूटी लिया जाता था, जितना भी चुंगी और टैक्स लिया जाता था पूरे बंगाल में, ये एरिया में, अब नहीं लिया जाएगा। अब जब लिया ही नहीं जाएगा तो कोई दस्तक यूज करेगा ही नहीं। इसका मतलब आम लोग भी कोई टैक्स नहीं देंगे। बंगाल की जो खुद की कंपनियां थी वो भी टैक्स नहीं देंगी। बंगाल में जो भारतीय मौजूद थे, उनकी फैक्ट्रीज थी, वो व्यापार करते थे, वो भी टैक्स नहीं देंगे।
कंपनी तो वैसे भी नहीं दे रही थी। मीर कासिम ने सोचा कि कंपनी बाहर की होके गलत तरीके से भ्रष्टाचार करके अगर टैक्स देने से बच रही है, तो अरे भारतीय भी, आप लोग भी उड़िए, चलिए इस्तेमाल करिए, इससे कंपनी को भी अपनी औकात पता चल जाएगी, क्योंकि कंपनी तो सिर्फ अपना लूट रही थी। तो कंपनी को इससे सच में दिक्कत हुई, क्योंकि कंपनी का इससे नुकसान होने लगा, क्योंकि सब टैक्स से फ्री हो गया तो उन सब के सामान भी सस्ते हो गए, कंपनी के सामान जो है बाकी सामानों के बराबर हो गए, कंपनी का मुनाफा कम हो गया। कंपनी ने तुरंत नवाब को मैसेज भेजा कि ये सब नहीं चलेगा, दस्तक हमारे लिए था, दस्तक हमारे लिए जैसे था वैसे लागू करिए, और जो आपने सबके लिए बंद कर दिया इंटरनल जो ट्रेड टैक्स है, ड्यूटी है, उसको आप वापस शुरू करिए। नवाब ने भी खुल के कह दिया कि जो करना है कर लो, किसी भी कीमत पे अब पुरानी स्थिति वापस नहीं आने वाली है, जो मन करे कर लो, युद्ध करना है वो भी आके कर लो, लेकिन अब हम अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाले। कंपनी ने बोला कि ठीक है भैया, मत पीछे हटो, आ जाइए पंजा लड़ाते हैं। और दोनों ने पंजे लड़ाए, और हुए यहाँ पे आपके एक के बाद एक 4 युद्ध। कौन कौन से युद्ध? बैटल ऑफ कटवा, बैटल ऑफ घेरिया, बैटल ऑफ राजमहल, बैटल ऑफ आई थिंक उधवा नाला, हाँ, सब बिहार में, ठीक है। कटवा का युद्ध, घेरिया का युद्ध, राजमहल का युद्ध, उधवा नाला का युद्ध, ये सारे युद्ध लड़े गए आपके 1763 में। और दुर्भाग्यवश बुरी बात यह है कि सारे युद्ध में मीर कासिम की हार होती है। हालांकि उधवा नाला में नहीं हारता, बट अल्टीमेटली वो सभी जगह हार गया। इसी के कुछ वक्त बाद, महीना था आपका जून का, साल था आपका ठीक, जून जून में जो है यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा ये लड़ाई जो है शुरू हुई और फाइनली चली थी आपके जून से कुछ महीने पहले तक, या अल्टीमेटली कुछ उसी के आसपास तक चली थी। बहरहाल हुआ ये 1763 की बात है। विलियम एलिस, याद है आपको ना? विलियम एलिस ने कोशिश की कि किसी तरीके से पूरी पटना सिटी पे कब्जा कर ले, और पूरी पटना सिटी पे कब्जा करने का मतलब क्या होगा कि वो पूरे पटना पे उसका अधिकार हो जाएगा। और उसने प्लानिंग की, पटना पे हमला भी किया, और पटना का जो किला था उसको अपने कब्जे में कर लिया। जब नवाब को इस जो है बात के बारे में पता चला, तो नवाब ने तुरंत आर्मी भेजी, और आर्मी भेजी अपने नए कमांडर इन चीफ की लीडरशिप में, और वो था आपका जर्मनी वाला, जिसको भारतीय नाम दिया गया था सुमरू। नवाब ने तुरंत सुमरू को भेजा कि आर्मी लेके पहुंचो पटना, क्योंकि अंग्रेजों ने पटना पे हमला किया है और पटना के किले को अपने कब्जे में कर लिया। सुमरू सेना लेके पहुंचा, अंग्रेजों को वहां पे हराया, और हारने के बाद वो थोड़ा सा और आगे बढ़े, छपरा वगैरह तक बढ़े थे, वहां तक उसने पीछा किया, और सारे अंग्रेजों को पकड़ के उसने, सुमरू ने, पटना के किला में कैद कर दिया। और इसी पटना के किला में राजा राम नारायण को भी मीर कासिम ने कैद किया था। तो अंग्रेज और राजा राम नारायण दोनों ही एक ही किले में इस वक्त कैदी हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई एक लोग बता दे माइक ऑन करके। नहीं बताना है किसी को?
तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें हुई और नवाब की हालत ऑलरेडी ख़राब हो चुकी थी, इतने सारे युद्ध में हार चुका था, सारी चीज़ें हो गई थी। नवाब इस टाइम अब तैयारी कर रहा था, यानी कि मीर कासिम इस वक्त तैयारी कर रहा था अवध जाने की। अवध जाने की तैयारी क्यों कर रहा था? आपको याद होगा ये जो दौर चल रहा है 1763, इस वक्त मुगल बादशाह शाह आलम टू अवध में बैठा हुआ था, अवध के नवाब सुजाउद्दौला की शरण में। मीर कासिम ने सोचा कि उन दोनों से जाके मदद लेंगे और अपनी सारी पावर, सारा जो हारे हैं सब रिस्टोर करवाएंगे मिलके। बट फिर भी नवाब ने पहले बोला अंग्रेज़ों से कि देखो, जो जो छीने हो, जितनी मेरी पावर दबा के बैठे हो, मेरा सब कुछ तुम लोग वापस कर दो, नहीं तो जितने कैदी पटना के किला में बंद किए हैं, राजा राम नारायण हो, चाहे वो तुम्हारा गवर्नर हो या जो कोई भी हो, सबको हम लोग काट डालेंगे। कंपनी ने बोला कि ऐसी बड़ी बड़ी बात कर रहा है, अभी हारा हुआ है तो दिमाग हिला हुआ है उसका, कुछ करेगा नहीं। मीर कासिम ने भी दिखा दिया कि ठीक है, हिला हुआ दिमाग दिखा देते हैं। और अगस्त का महीना था, मीर कासिम ने हमला करवाया और गाजर मूली की तरह अंग्रेज़ों को जो है काट दिया। और इसी घटना को कहते हैं पटना मैसेकर, पटना नरसंहार। ठीक है। और ये करने के बाद, हमला करने के बाद, बदला लेने के बाद, फाइनली मीर कासिम ने अवध का रास्ता नापा और अवध के लिए निकल पड़ा। और अवध के लिए क्यों निकलना? क्योंकि उसको सुजाउद्दौला और शाह आलम टू से मिलना था। ये सारी बातें हैं 1763 की। और मीर कासिम अपनी राजधानी, अपना राज्य छोड़ के अब कहाँ जा रहा है? अवध। ठीक है। बंगाल आपका खाली। बंगाल में इस वक्त अंग्रेज वापस किसको बुला लेते हैं? मीर जाफर को। और मीर जाफर बंगाल का अगला नवाब है इस वक्त। ठीक है, ये बात माइंड में रखिएगा। तो चलिए अब देखिए कहानी कैसे आगे बढ़ रही है। मीर कासिम पहुंचा मीर कासिम पहुंचा आपके अवध। अवध में कौन कौन लोग बैठे हैं? एक तो आपका शुजाउद्दौला प्लस शाह आलम टू। मीर कासिम ने दोनों को परसुएड करने की कोशिश की, हालांकि दोनों रेडी नहीं थे। शाह आलम खासकर रेडी नहीं था। शाह आलम के बारे में जब बताया गया, आपको याद होगा, हिल्सा का युद्ध हुआ था और उसमें शाह आलम की तगड़ी हार हुई, बेचारा डरा सहमा खुद ही था। तो शाह आलम एकदम बिल्कुल मूड में नहीं था, न किसी की मदद करने के, न कोई युद्ध लड़ने के, खासकर दूसरों के मामले में टांग अड़ाने के मूड में तो कतई नहीं था। बट फिर भी मीर कासिम को अपनी कोशिश करनी थी। मीर कासिम ने सुजाउद्दौला और शाह आलम टू को पूरी मनाने की कोशिश की, लेकिन शाह आलम टू तो नहीं माना किसी भी तरीके से। इसलिए मीर कासिम और सुजाउद्दौला के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और इस एग्रीमेंट के तहत मीर कासिम ने फैसला किया कि पूरे बंगाल का जितना भी खजाना है वो पूरा खजाना सुजाउद्दौला को समर्पित करेगा, बिहार समर्पित करेगा। इन सब चीज़ों के अलावा एडिशनल 12 लाख रुपए सुजाउद्दौला को दिए जाएंगे। किसकी तरफ से? मीर कासिम की तरफ से, अगर वो नवाब बन गया तो। और नवाब बनेगा किसकी मदद से? सुजाउद्दौला की। तभी तो इतनी चीज़ें ऑफर कर रहा है उसको। सुजाउद्दौला ने कहा कि ठीक है। अच्छा, इन सब चीज़ों में शाह आलम टू को भी कुछ खास कुछ अता पता नहीं था, कुछ भी, बल्कि एग्रीमेंट सिर्फ सुजाउद्दौला और मीर कासिम के बीच में हुआ था। ठीक है। और ये इतनी अजीब सी लड़ाई है कि चाह कुछ रहे हैं लोग, चाह किसी और को रहे हैं लोग, मिल कोई और रहा है। चाह कुछ रहे हैं, मिल कुछ और रहा है, मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो सुजाउद्दौला से एग्रीमेंट होने के बाद सुजाउद्दौला इन सब चीज़ों की लालच में निकल गया बिहार के लिए। और कंपनी को भी खबर मिल गई कि हाँ, सुजाउद्दौला आ रहा है। दोनों की सेना आमने सामने मिलती है बनारस में। ठीक है, एक तरफ इंग्लिश, एक तरफ सुजाउद्दौला की फोर्स।
बिना किसी लड़ाई के कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वापस जाने का फैसला किया और वहां से वापस जाके वो लोग चले जाते हैं पटना के किले में। शुजाउद्दौला भी पीछे पीछे पहुंचता है और ये शुजाउद्दौला जब पीछे पीछे पहुंचता है, वो डेट थी आपकी 3 मई, जो है वनडे एग्जाम के लिए डेट इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रहे हैं, 1764। 3 मई 1764 को शुजाउद्दौला की सेना पटना पहुंचती है और पूरे किले की घेराबंदी करती है और ये युद्ध आपका लगभग चलता है 1.5 महीने और 1.5 महीने तक कुछ हो नहीं पाता है। अंग्रेज कुछ कर नहीं पाते हैं ना, वो मतलब वो बाहर ही नहीं निकल पाते हैं क्योंकि इतनी पावरफुल सेना थी शुजाउद्दौला की। और उसके पावरफुल होने के पीछे एक वजह ये भी थी कि आपने रोहिल्ला का नाम सुना होगा, यूपी का ही एक इलाका है। तो रोहिल्ला की जो सेना थी वो भी शुजाउद्दौला का साथ दे रही थी। प्लस आपने गुरखा का नाम सुना होगा, नेपाल की गुरखा सेना, आज भी भारतीय सेना में ये लोग शामिल रहते हैं, बड़े ही पावरफुल और खूंखार टाइप के, इज्जत वाला खूंखार, ठीक है। तो ये लोग भी शुजाउद्दौला की तरफ से लड़ रहे थे। तो अंग्रेज थोड़ा इन सब के सामने कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी 1.5 महीना लगातार लगे रहे ये लोग, फिर भी अंग्रेज झुके नहीं। तो फाइनली शुजाउद्दौला की सेना जो है थोड़ा थक जाती है कि यार कब तक लगे रहेंगे, इसलिए शुजाउद्दौला की सेना वहां से पीछे हटती है और पहुंचती है आपके बक्सर। और बक्सर में कुछ वक्त रुकने का फैसला करती है, ठहरने का फैसला करती है। जैसे सफर इन लोग का लंबा होता है ना, तो हॉल्ट, जैसे ट्रेन का हॉल्ट होता है, रुकना, तो ऐसे ये लोग बक्सर के किले में रुकते हैं। अब इन सारी जो ये घटनाओं के बीच में सुजाउद्दौला के माइंड में भी एक खेल चल रहा है। सुजाउद्दौला चाह रहा है कि किसी तरीके से मीर कासिम को भी साइड कर दें हम और सब कुछ अपने ही हाथ में ले लें। इसलिए सुजाउद्दौला ने मीर कासिम के कमांडर इन चीफ सुमरू सुमरू को अपनी साइड मिला लिया कि देखो भैया मेरे साथ मिल जाओ, हम सब मिल के सारा कुछ कैप्चर करते हैं, जितना खजाना है वो सारा खजाना भी हम लोग अपने हवाले करेंगे, तुमको भी हिस्सा हम दे देंगे और मीर कासिम को हम लोग जेल में डाल देंगे। देखिए कहानी बदल गई ना। कहानी शुरू क्यों हुई थी, लड़ाई शुरू क्यों हुई, और यहाँ पे अब लड़ाई ने देखिए कैसा मोड़ लिया। तो सुमरू ने इस बात को स्वीकार कर लिया और ये बात कहाँ पे हो रही है, आपके बक्सर में हो रही है। अंग्रेज भी पीछे नहीं हटते हैं। अंग्रेजों की फौज भी जो है अक्टूबर महीने में पहुंच जाती है आपके बक्सर। और अंग्रेजों की फौज पहुंचती है जनरल हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में और इसके पास लगभग 7,000 की सेना मौजूद थी। खास बात इसमें यह है कि सुजाउद्दौला की सेना किले के अंदर थी, बक्सर किले के अंदर मौजूद थी और नवाब ने हुक्म दिया था कि सुबह होने से पहले, मतलब ऐसा नहीं जब उजाला हो जाएगा ना तब हम लोग बाहर निकलेंगे किले से। अगर हम लोग पहले ही निकल जाएंगे भोर में अंधेरे में तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा और हम लोग हार सकते हैं। लेकिन पता नहीं कोई डिप्लोमेटिक मिस्टेक हुई, दिक्कत हुई कुछ, और सुजाउद्दौला की सेना जो थी वो सुबह सुबह ही, एकदम तड़के सुबह ही बाहर निकल आई किले से। और जैसे ही वो बाहर आए युद्ध शुरू हो गया। शुरू शुरू में तो चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी, सुजाउद्दौला की आर्मी अच्छे से परफॉर्म कर रही थी क्योंकि रोहिल्लास बढ़िया से लड़ने वाले लोग थे, गुरखाज बढ़िया से लड़ने वाले लोग थे। बिल्कुल प्लासी की तरह यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव की तरह हेक्टर मुनरो को भी लगा कि हम लोग अब हार जाएंगे और जीतने का हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अचानक हेक्टर के दिमाग की बत्ती जली और हेक्टर ने बोला कि भैया कैनन भी तो लेके आए हैं, तोप भी तो लेके आए हैं। हेक्टर ने तुरंत हुक्म दिया सेना को कि तोपें खोल दी जाएं। अब नवाब के पास इतनी बढ़िया प्रिपरेशन नहीं थे सुजाउद्दौला के पास, तो इसलिए सुजाउद्दौला के जो
एडवाइजर्स थे, उन्होंने शुजाउद्दौला से बोला कि देखिए इतनी बढ़िया हम लोग की प्रिपरेशन है नहीं, आप यहाँ से रिटर्न मारिए, वापस लौटिए। शुजाउद्दौला को ये बात भी ठीक लगी और शुजाउद्दौला ने अपनी राजधानी, अपने राज्य लौटने का फैसला कर लिया और मीर कासिम को भी उसने आज़ाद कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी पीछा छोड़ने वाली थी नहीं, वो भी चाहती थी कि अब एकदम सफाचट कर दें सबको। कंपनी ने भी इन लोगों का पीछा किया और शुजाउद्दौला को फाइनली उन लोगों ने समर्पण करवा दिया। अब बताइए, ये युद्ध हुआ ही नहीं बक्सर का, हुआ लेकिन नहीं हुआ। और हुआ क्यों, हो क्यों रहा था? मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से। और लड़ा कौन? शुजाउद्दौला और कंपनी। हो कुछ और रहा था, चाह कुछ और रहे थे, हुआ कुछ और, मिला कुछ और, युद्ध हुआ भी नहीं और हुआ भी। समझ पा रहे हैं? तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन इस बेमतलब की लड़ाई ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया भारत के इतिहास में, जो कि एक प्लासी का ही एक इम्पैक्ट खुद था। प्लासी नहीं हुआ होता तो ये भी नहीं हुआ होता, क्योंकि इतने नवाब बदलते ही नहीं, नवाब बदले तभी तो ये हुआ। बहरहाल शुजाउद्दौला ने सरेंडर कर दिया। इस वक्त आपका जाफर नवाब था। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव भारत वापस आता है, ये चला गया था वापस, भारत वापस आता है और बंगाल का पहला गवर्नर बनाकर उसको भेजा जाता है। युद्ध की सारी जानकारी उसे मिली और उस जानकारी के तहत उसने 2 संधि की। उन दोनों संधियों ने भारत की तकदीर बदल दी। जो 2 संधियां हुई ना, वो किसके साथ हुई पता है? मीर कासिम से कोई मतलब अब रह नहीं गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि नवाब तो जाफर है, जाफर तो इस युद्ध में कुछ किया नहीं, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ। तो मीर कासिम गया भाड़ में, टाटा बाय बाय। इस संधि में शामिल हुए आपके शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला बेचारा, जिसका कुछ कनेक्शन नहीं था, वो बलि का बकरा यहाँ पे बना। दूसरा शाह आलम टू, जिसको इन दोनों के एग्रीमेंट तक का भी नहीं पता था, ये भी इसमें बेचारा पिसा गया। 2 संधि साइन हुई, एक संधि रॉबर्ट क्लाइव ने साइन की शुजाउद्दौला के साथ, एक संधि साइन हुई शाह आलम टू के साथ। शुजाउद्दौला के साथ जो संधि साइन हुई, इसमें क्या क्या फैसले लिए गए? इलाहाबाद और करा, यूपी की 2 जगह हैं, करा अलीगढ़, इलाहाबाद आज का प्रयागराज है। कंपनी ने बोला कि इलाहाबाद और करा, करा के ए, कंफ्यूज ना हो आप लोग, ठीक है, के ए आर ए। कंपनी ने कहा कि इलाहाबाद और करा आप हमें समर्पित करेंगे। नवाब ने बोला ठीक है। कंपनी ने कहा कि आपने जितना युद्ध लड़ा, जितना हमको नुकसान हुआ, उसके लिए आप 50 लाख हर्जाना भरेंगे। नवाब ने कहा ठीक है। कंपनी ने कहा कि आपने इतना युद्ध किया, हमारे बहुत सारे दुश्मन बने, ये हुआ वो हुआ, आगे हम सबको बहुत खतरा है, इसलिए हमें एक अलायंस बनाने की ज़रूरत है, एक गठबंधन बनाने की ज़रूरत है। नवाब ने बोला ठीक है भैया। और यहाँ पे नवाब यानी कि अवध और कंपनी के बीच में एक ऑफेंसिव डिफेंसिव अलायंस बनती है। ऑफेंसिव डिफेंसिव अलायंस का मतलब कि कोई आप पे हमला करे तो हम बचाएंगे, हम पे कोई हमला करे तो आप पे आपको बचाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है। मान लीजिए कि ये आपका भारत है, ये आपका बीच में नेपाल है, इधर आपका चाइना है। तो भारत क्या करेगा, नेपाल से दोस्ती कर लेगा कि देखिए भैया, चाइना हमारा दुश्मन है, चाइना को आप इधर से घुसने मत दीजिएगा, और अगर चाइना कभी आप पे हमला करे तो हम भी सेना लेकर पहुंच जाएंगे। तो बीच में नेपाल क्या हो गया, बफर जोन हो गया एक, ठीक है। तो इस तरीके से अवध शुजाउद्दौला के साथ इस संधि की वजह से अवध अंग्रेजों के लिए एक बफर जोन बन गया। बफर जोन क्यों बनाया अंग्रेजों ने अवध को? ताकि नॉर्थ से अगर अब्दाली के एम्पायर से कोई आ जाए तो पहले अवध वाले निपटें, बंगाल पे या ईस्ट इंडिया कंपनी पे आंच बाद में आए। ये सब उन लोग की मक्कारी थी, ठीक है। साफ साफ इस संधि में लिखा गया था कि अगर कोई तीसरी पार्टी, तीसरा बंदा, तीसरा एम्पायर, तीसरा राज्य
हम में से किसी पर भी अगर अटैक करता है तो हम एक दूसरे की सैन्य मदद करेंगे, सेना के द्वारा मदद करेंगे। ठीक है, इसमें आगे क्या शर्त थी? कंपनी ने बोला नवाब से, शुजाउद्दौला से, कि अगर अवध पर किसी ने अटैक किया तो हम लोग अपनी सेना लेके पहुंचेंगे, लेकिन आपको उस सेना का खर्चा देना होगा। तो नवाब ने बोला कि ठीक है, और अगर आप पे किसी ने हमला किया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे किसी ने हमला किया, तो हम भी अपनी सेना लेके पहुंचेंगे, तो आप लोग भी खर्चा देंगे कि नहीं देंगे? कंपनी ने कहा कि नहीं भैया, हम नहीं देंगे। हम अगर सेना लेके आपकी मदद करने आएंगे तो खर्चा आप देंगे, आप हमारे यहाँ आएंगे तो हम बिल्कुल खर्चा नहीं देंगे, आपको अपनी सेना का खर्चा खुद उठाना है, लेकिन हाँ मदद करनी पड़ेगी। क्या था ये? डबल स्टैंडर्ड, हिंदी में बोलते हैं दोगलापन, गाली नहीं है ये, ठीक है। बट फिर भी नवाब के पास कोई ऑप्शन था नहीं, इसलिए नवाब ने इन सारी चीज़ों के लिए हाँ बोल दिया, और अवध और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक अच्छा सा मधुर सा रिश्ता यहाँ पे बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, यही जो संधि हुई इसी को कहा जाता है इलाहाबाद की संधि, पहली। ठीक है, जो दूसरी संधि हुई उसको बोलते हैं इलाहाबाद की दूसरी संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद सेकंड। ये हुई आपकी शाह आलम टू के साथ। वो फर्स्ट थी, ठीक है ना, वो वाली शुजा के साथ हुई, ये आपकी शाह आलम टू। शाह आलम को बोला गया कि देखो भैया, बहुत हो गया मुगल मुगल, एक तो हम लोग इतना बढ़िया पेंशन दे रहे थे, और तुम लोग जो है आपस में ये बखेड़ा खड़ा करते रहते हो। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने शाह आलम को अपनी मदद से दिल्ली पे बैठा दिया था, तो फिर जो है ये सब बंद हो गया। तो बहरहाल पहले ये सुनिए, कंफ्यूज नहीं होगा, पीछे का भूल जाइए। शाह आलम को कहा गया कि अब आप इलाहाबाद में ही रहेंगे, अपने दिल्ली में जाके अपनी अपने किले में नहीं बैठेंगे, आपको यहाँ हमारे शरण में, हमारी देख रेख में इलाहाबाद में रुकना होगा। दूसरी चीज ये बोली कि आप हमें लिख के दीजिए कि बंगाल की दीवानी आप ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे। ठीक है, और तीसरी, अच्छा बंगाल ही सिर्फ नहीं बल्कि बिहार और उड़ीसा की भी। ठीक है, बदले में क्या बोला कंपनी ने, कितना? 26 लाख, ये तो सभी को पता है। तो पूरी दीवानी मिल गई ना। अब आप पीछे थोड़ा सा जाइए, मुर्शिद कुली खान के पास। मुर्शिद कुली खान भी ऐसे ही पावर में आया, उसको पहले क्या मिला? दीवानी मिली। अब दीवानी मिलने का मतलब क्या है? आधी पावर तो आ गई ना। तो इस तरीके से शाह आलम से उन्होंने आधी पावर ले ली दीवानी के नाम पे 26 लाख के बदले में। और कंपनी ने बोला कि देखो भैया, हम ऐसा नहीं कि तुमको बादशाह से हटा रहे हैं, हमारे पास भी दिल है। शाह आलम से बोला कि हम सिर्फ दीवानी ले रहे हैं, निजामत तुम्हारे ही पास रहेगी, तुम पूरा निजाम संभालो, पूरा मुगल एम्पायर जितना बड़ा है ना, पूरा तुम मुगल एम्पायर संभालो। यानी कि निजामत किसके पास रहेगी? शाह आलम टू के पास। और कहा कि देखिए भाई, हम आपको पैसे भी देंगे इसके लिए, और कंपनी ने कहा कि हम आपको 53 लाख रुपए सालाना देंगे। और यही 53 लाख रुपए कह लीजिए कि पेंशन है, भीख है, नथिंग एल्स। तो ये दो संधि साइन हुई बिना युद्ध के, या कह लीजिए कि जिस युद्ध का कोई मतलब नहीं था, शाह आलम का कोई दोष नहीं था, सुजाउद्दौला का कोई दोष नहीं था, लेकिन दोनों को ये भुगतना पड़ा, और अंग्रेज वह भारत में और मजबूत हुए। बहरहाल कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई। साल था आपका इस संधि का 1765। 1765 में ही आपके जाफर भैया की डेथ हो जाती, इन्ना लिल्ला हो जाता है। अब रॉबर्ट क्लाइव चाहता था कि अब फिर से कोई वैसा ही बंदा ढूंढा जाए। अब कासिम को बनाने लायक है नहीं, जितने पपेट थे, जितनी कठपुतली थे, सब तो गए। अब रॉबर्ट क्लाइव चाहता था फिर से कोई एक ऐसा बंदा मिल जाए जो हमारी उंगलियों पे नाचे।
इसलिए रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर की बीवी, जिसका नाम था मुन्नी बदनाम नहीं मुन्नी बेगम, ठीक है, मुन्नी बेगम नाम था, मुन्नी बदनाम हुई जो है, इससे कांटेक्ट किया गया। रॉबर्ट क्लाइव ने कांटेक्ट किया, बोला कि देखिए मीर जाफर रहे नहीं, हम चाहते हैं कोई एक ज़हीन बढ़िया इंसान बंगाल की गद्दी पे बैठे। चूना लगा रहा था, और वो बढ़िया इंसान हमारी नज़र में आप ही का सुपुत्र, आपका बेटा, जिसका नाम था नज़्मुद्दौला। हालांकि बढ़िया बढ़िया कुछ नहीं, बल्कि कठपुतली पे नचाना था, कोई ज़हीन वहीन नहीं। मुन्नी बेगम से रॉबर्ट क्लाइव ने बोला कि देखिए नज़्मुद्दौला को हम लोग चाहते हैं नवाब बना दें, और ये तो अच्छी बात है कि आपके खानदान से फिर से एक नवाब बनेंगे आपके परिवार से। मुन्नी बेगम भी कहें कि हाँ ठीक है, खुश। कंपनी ने कहा कि लेकिन एक हमारी शर्त है। मुन्नी बेगम ने पूछा क्या शर्त है। अब यहाँ पे आया सोने पे सुहागा। कंपनी ने कहा कि जब नज़्मुद्दौला नवाब बनेगा, नवाब बनते ही उसे बंगाल की निजामत कंपनी को सौंपनी होगी। कहानी समझ गए आप? निजामत किसको सौंपनी होगी? कंपनी को। लेकिन क्लाइमेक्स इसमें यह है कि ड्यूटी नज़्मुद्दौला की ही रहेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई दुकान है ना, दुकान का सारा कुछ मालिक हम ही रहेंगे, सब कुछ मेरा ही है। मान लीजिए मेरे पास एक दुकान है, और आप में से कोई आए मेरे पास, आप कह रहे हैं कि आप हम जो है आपको दुकान दे दें। हम आपको दुकान दे दिया, सब कुछ आपका हो गया, पैसा, दुकान, उसमें जो भी सामान हो सब आपका। बदले में आप हमसे कह रहे हैं कि दुकान पे बैठेंगे आप ही, शटर भी आप ही खोलेंगे, बेचेंगे आप ही। यही बात नज़्मुद्दौला से इन्होंने बोली कि निजामत आप हमें दीजिए, यानी कि मालिक तो हम हैं, नाजिम हम हैं, निज़ाम हम चलाएंगे, लेकिन जो गधे पन्ने वाला काम है ना, जो ढोने वाला मेहनत वाला काम है ना, वो करना आपको है, ड्यूटी आपकी रहेगी। नाम मात्र नवाब हुए। तो इन लोग का भी दिमाग कुछ खास चल नहीं रहा था, ये लोग भी जो है रेडी हो गए। तो इनडायरेक्टली कंपनी के पास तो निजामत आ गई, इनडायरेक्टली, और डायरेक्टली कंपनी के पास आ गई दीवानी शाह आलम टू की मदद से। अब जिसके पास दीवानी है, जिसके पास निजामत है, तो बताइए अल्टीमेटली पूरे एरिया का सरदार, शासक, बादशाह, रूलर कौन हुआ? कंपनी हुई। बिल्कुल वही बात आ गई मुर्शिद कुली खान वाली। मुर्शिद कुली खान पूरे बंगाल का एक नवाब बन गया, नाजिम बन गया, और नाम मात्र की सर्वोच्चता उसने स्वीकार की मुगलों की। यही चीज़ यहाँ पे हुई, पूरे बंगाल की असली पावर अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई, और नाम मात्र पावर रह गई बंगाल के नवाब के हाथ में और शाह आलम टू के हाथ में, ठीक है। और ये जो दो तरीके से सिस्टम चला ना, कि हाँ दीवानी जो है पूरी इन लोगों के हाथ में, निजामत एक्चुअल में पेपर पे किसके हाथ में दे दिया? नजमुद्दौला के हाथ में। तो दो डायरेक्शन पे ये सारी चीजें चल रही हैं। एक्चुअल में तो पावर ठीक है एक ही के हाथ में, लेकिन यही सिस्टम इतिहास में कहलाता है डायरकी या डुअल सिस्टम ऑफ बंगाल। द्वैत शासन बोलते हैं हिंदी में शायद। और ये चला कब? जाहिर सी बात है 1765 में संधि साइन हुई, यहाँ से लेके 1772 तक, जब तक कि ऊपर से, यानी कि यूरोप से, लंदन से, इंग्लैंड से एक कानून नहीं पास होता है। वहां से कानून पास होता है, यहाँ पे कहानी फिर बदल जाती है। तो एक क्वेश्चन कोई पूछे कि डुअल सिस्टम ऑफ बंगाल कब से कब तक रहा, 1765 से 1772, कोई पूछे कि डुअल सिस्टम ऑफ बंगाल था क्या या द्वैत शासन था क्या, तो यही द्वैत शासन था, जो पावर इन्होंने अलग अलग तरीके से ली, शाह आलम से और नजमुद्दौला से। तो आज की कहानी यहीं तक। उम्मीद है आपको
पल्ले पड़ा होगा, कहानी समझ में आई होगी।